गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। यह राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह को हाल ही में दैट मीन्स 2024 में भारत रत्न दिया गया है। अतः यहाँ पर लिखा हुआ है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता भी थे और भारत के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। आपको ये बता दें कि चौधरी चरण सिंह का कार्य क्षेत्र यूपी और हरियाणा का क्षेत्र रहा है और ये समाजवाद से संदर्भित भी रह चुके हैं। तो इनको जो है सत सत नमन। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, चूंकि किसान जो है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार का किसान दिवस का जो है क्या रहा है थीम, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि इस बार की थीम है या इस बार का जो है विषय है समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। ये इस बार की थीम है राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। यह राष्ट्रीय किसान दिवस आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि राष्ट्रीय किसान दिवस से संबंधित जितने भी किसान हैं या आप कहें किसान हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं भी सरकार द्वारा लाई गई है। उस महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं। उनमें से है नमो दीदी योजना महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 15,000 महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,000 ड्रोन वितरित भी किए जा चुके हैं नमो दीदी योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत महिला किसानों को ड्रोन चलाना सिखाया जाता है और साथ ही साथ ड्रोन के मदद से छिड़काव किस प्रकार कीटनाशक का किया जाए, सर्वे किस प्रकार का जो है फसलों का किया जाए, इन सब को सिखाया जाता है इसके अंतर्गत। वहीं देखें ई नाम पोर्टल, ये भी किसानों के लिए लागू किया गया है और 1410 मंडियों का पंजीकरण इस पर अभी तक हो चुका है और किसान इस पोर्टल के माध्यम से आसपास अपने मंडियों के बारे में जानकारी ले सकता है। वहीं पर प्रति ड्रॉप अधिक क्रॉप योजना भी लागू की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। आगे आपको जो परंपरागत करंट अफेयर्स है उसको प्रारंभ करने से पहले कुछ तथ्य आपसे शेयर कर देना चाहते हैं। वो तथ्य है कि कल यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था। अगर आप लोग क्वेश्चन देखे हैं होंगे तो आप लोगों को ये मालूम हुआ होगा, या नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाएं और वहां से क्वेश्चन डाउनलोड कर जरूर देखें। तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स की पहले बात करें तो उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से था। 1 या 2 करंट अफेयर्स ही था जो कि आपको, जो आप लोग 1 ईयर का बुक पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का, उससे था। और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स थे
जैसे कौन सा कथन सत्य है या कौन सा तथ्य इनमें से सत्य है, एक पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला ना तो दूसरा। इस तरह का आप जब प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको एक प्रश्न बुक से मिल जाएगा, लेकिन दूसरा जो है आपको बुक से मिलेगा ही नहीं, वो दिया हुआ ही नहीं। उस तरह का अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो दूसरा कथन भी आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि हम बीपीएससी एग्जाम में भी बोल रहे थे कि बीपीएससी में भी, हालांकि बीपीएससी में 50-50 का रेशियो था, मतलब 50 ऐसे करंट अफेयर, अगर मान लीजिए कि बीपीएससी में 20 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स में, तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि आपको परंपरागत बुक से मिल जाएगा, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आपको न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ रहे होंगे तब मिलता। लेकिन यूपीपीसीएस का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स वो न्यूज़पेपर से था। इसलिए हम आपको कुछ दिनों से रेगुलर कह रहे हैं हम अपने वीडियो में कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कम से कम 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको फायदा होगा। जिस तरह से ट्रेंड चेंज किया जा रहा है, विभिन्न कंपटीशन का, एसएससी हो या बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, और यूपीएससी तो कब से जो है इसको चेंज कर चुकी है, वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर से ही देता है करंट अफेयर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य था, आप लोग 2 न्यूज़पेपर पढ़ें। और हम खुद जो है आपको न्यूज़पेपर में अब कुछ ऐसे तथ्य जो कि लगता है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, डाटा है, उसको आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो आप मेरे वीडियो भी देखेंगे, उससे भी फायदा होगा, लेकिन अगर खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक तो ये तथ्य है। दूसरा ये है कि जैसा कि हम बीपीएससी में भी बताए थे, बीपीएससी में परंपरागत में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या था कि आपको एनसीईआरटी से था। उसी तरह यूपीपीसीएस में 4 से 5 क्वेश्चन वो बहुत ही इजी था, वन लाइनर था, और ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड था, कंसेप्ट बेस्ड था। एनसीईआरटी में भी हम ज़्यादातर बोलेंगे तो कंसेप्ट बेस्ड था, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। आपको प्रश्न देखकर लगेगा कि अरे ये इजी है, जब उसको सॉल्व करने लगेगा तो इसमें लगेगा कि हाँ सही में कंसेप्ट दिख रहा है। अगर जो मान लीजिए कि यूपीपीसीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन मृत्यु से संबंधित पूछा था, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, तो आपको वहाँ याद करना की जरूरत नहीं है। वहाँ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा एक सीक्वेंस में, तो आप उसको छांट सकते हैं कि अच्छा पहले ये इनकी मृत्यु हुई थी, फिर इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, इनका जो है कार्यकाल इस सन के बीच था, इनका कार्यकाल इस सन के बीच था, इनका कार्यकाल इस सन के बीच था, राजा की बात करें या और किसी की। तो आप उस बेसिस पर, उस कंसेप्ट पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अतः आप लोग एनसीईआरटी 6 से 12 तक का जरूर पढ़ें, और हम भी स्टार्ट कर चुके हैं। पहला जो चैप्टर है 6 क्लास का, हालांकि वो चैप्टर नहीं कहें, उसको कहें प्रारंभिक जो विषय वस्तु रहता है, उसको हम बता चुके हैं। अब हम जो है पूरा पहला चैप्टर से 6 क्लास का हम लोग स्टार्ट करेंगे, और संभावना है कि आज ही जो है वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है स्पेडेक्स मिशन के लिए इसरो तैयार लॉन्च पैड पर पहुंचा PSLV C-16। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए वाहन PSLV C-60 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर लॉन्च पैड पर जो है पहुंचा दिया। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेडेक्स मिशन है क्या। तो स्पेडेक्स मिशन है एक यान को डॉक तक ले जाना या अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करना, ये है स्पेसडेक्स मिशन का मूल ध्येय। क्या करना? डॉक और अनडॉक करना। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि डॉक और अनडॉक। चलिए अभी हम बता दें डॉक क्या होता है। जब दो अंतरिक्ष यान है तो ये दो अंतरिक्ष यान को मिलाने की प्रक्रिया डॉक कहलाती है, और दो अंतरिक्ष यान ये मिला हुआ है, इसको अलग करने की प्रक्रिया अनडॉक कहलाती है। जब हम अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट छोड़े या कोई जैसे कि भारत का जो है ये मिशन है कि हम एक अपना जो है अंतरिक्ष में एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे। तो अंतरिक्ष स्टेशन एक बार में नहीं छोड़ा जा सकता, उसको विभिन्न चरणों में छोड़ा जाता है और फिर वहां पर जाकर असेंबल किया जाता है। तो इसी पद्धति को किस प्रकार किया जाए, ये स्पेसडेक्स मिशन का मुख्य ध्येय है, डॉक और अनडॉक करना। क्लियर हो चुका है आपका ये कंसेप्ट? आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये डॉक और अनडॉक करना, पहले ये देख लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करना है और उसका प्रदर्शन करना है। किसका मेन ध्येय? तो स्पेसडेक्स मिशन का। स्पेसडेक्स मिशन ये इसरो द्वारा किया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है डॉक और अनडॉक करना ये 4 देशों ने सीख लिया है, या ये बोले कि ये 4 देश ऐसा कर चुका है। सॉरी, चौथा देश भारत बनेगा। 3 देश ऐसा कर चुका है। वो 3 देश कौन सा है? तो पहला है यूएसए, उसके बाद है रूस, उसके बाद है चीन, और भारत चौथा देश बन जाएगा अगर ऐसा कर लेता है तो। अब इससे फायदा क्या होगा इस डॉक और अनडॉक? तो पहला तो फायदा होगा कि हम अंतरिक्ष में जो मिशन भेज रहे हैं, चंद्र मिशन या अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे, तो चंद्र स्टेशन जैसे अगर चंद्रमा पर हमने चंद्र मिशन के लिए नमूना लेने के लिए भेजा है, तो नमूना यहाँ से हम चंद्रमा पर नमूना लेने के लिए यहाँ से अंतरिक्ष यान भेजे। अंतरिक्ष यान नमूना लेकर आया, लेकिन हो सकता है वो पृथ्वी तक नमूना लेकर नहीं आ सके, तो उसको अंतरिक्ष में ही डॉक कर लिया जाए किसी दूसरे अंतरिक्ष यान से। फिर यह अंतरिक्ष यान जिससे डॉक किया गया वह भारत के सरजमी पर लेके चला आएगा अंतरिक्ष के चंद्रमा के नमूनों को। वहीं पर जब हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेंगे, तो उसमें 2 अंतरिक्ष यान के जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उसको लॉक किया जा सकता है या मिलाया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से। इसके बारे में आगे भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये अभी जो बताए वो अमर उजाला के में लिखा हुआ था, अब देखिए ये है दैनिक जागरण में लिखा हुआ। अब देखिए दैनिक जागरण क्या लिखता है कि पहले तो यहाँ पर ये अंतरिक्ष डॉक प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बता दें, जो कि ऊपर चर्चा करे हैं, और कुछ अन्य तथ्य भी इसमें जोड़ा है। किसने? दैनिक जागरण ने। इसलिए हमने कहा कि अगर आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही तथ्य से संबंधित 2 अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने आता है, तो आप उसको कर पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे। देखिए अभी हम आपको जोड़कर बताते भी हैं। तो पहले डॉक के बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं अमर उजाला से, अब जो है आपको दैनिक जागरण से बताते हैं डॉक के बारे में। तो दैनिक जागरण लिखता है कि PSLV
16 रॉकेट से इसरो इसी साल स्पेस डेक को लॉन्च करने की संभावना है। मिशन में सफलता हासिल करने के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्ष यान चैलेंजर और टारगेट पीएसएलवी C-16 रॉकेट से एक साथ 470 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता प्रदर्शित करना है। देखने दोनों में क्या अंतर है, लेकिन दोनों में फैक्ट्स में भी अंतर हो गया है। इस फैक्ट्स को हम आपको यूपीपीसीएस में जो एक करंट अफेयर्स पूछा गया उससे जोड़ के बताते हैं। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने बेचा है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचा। तो ये एक फैक्ट्स था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2 करके था। तो पहला था कि भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया है। दूसरा कथन था कि यह ब्रह्मोस मिसाइल जो फिलीपींस को दिया गया है यह 490 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी है। तो अब इसको हम आपका अभी का तथ्य से जोड़ के बताते हैं। हमने अमर उजाला में पढ़ा कि डॉक अनडॉक करेगा स्पेसडेक्स मिशन के तहत, लेकिन ये कितने किलोमीटर पर जाकर छोड़ेगा यह नहीं दिया हुआ था। तो ये आपको यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से आप अगर जो पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी में एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 यान के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। स्पेसडेक्स मिशन से भारत को अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी। यह प्रौद्योगिकी भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रमा से नमूने वापस लाने, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो ये था डॉकिंग और अनडॉकिंग, साथ ही साथ स्पेसडेक्स मिशन के बारे में। आपको यहाँ पर दैनिक जागरण में एक और अंतरिक्ष से संबंधित तथ्य दिया गया है। ये है POEM-4 अर्थात PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। इसके तहत बीज के अंकुरण का प्रदर्शन और हरित प्रणोदक प्रणाली का परीक्षण कर सफलता की ओर एक कविता रचने की तैयारी की जा रही है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इस प्रयोग के जरिए अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावना तलाश रही है। कौन? इसरो। इस अनोखे और सस्ते अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म को PSLV C-16 रॉकेट से PS4 चरण का इस्तेमाल कर विकसित किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? POEM-4 क्या है? तो POEM-4 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 है और इसके तहत अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावना को जो है तलाशेगा अंतरिक्ष दैट मीन्स इसरो संभाले इस चीज को देखेगा। तो आपको POEM-4 क्या है इसको भी ध्यान में रखना है। अब चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इन सब तथ्यों से आप लोग कुछ सीखें, किस प्रकार जो है अलग अलग न्यूज़पेपर तथ्य को रखता है, फैक्ट्स को रखता है, उसको आप लोग कैसे ग्रहण करेंगे। अगर इस तरह से करना जान जाएंगे तो आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ जब आपके पास फैक्ट्स होगा तो आप मेन में यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी में आप अच्छे से आंसर भी लिख सकेंगे। हालांकि फैक्ट्स बहुत ज़रूरी नहीं होता है मेन में, लेकिन फैक्ट्स सहारा बनता है मुख्य परीक्षा
को लिखने में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है ब्रू रियांग को पहली बार मिली आधार व राशन कार्ड के साथ नई पहचान। ये कौन कह रहे हैं? शाह। तो ब्रू रियांग है कौन, ये हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रू रियांग जो है एक जनजाति है, जनजाति है। ये जनजाति मुख्य रूप से मिजोरम की जनजाति थी, लेकिन मिजोरम से इनको भगा दिया गया और ये लोग करीब 38 वर्षों से 25 वर्षों से 38,000 ब्रू जनजाति से भी ज़्यादा लोग त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि ब्रू जो है ये कौन है। ब्रू रियांग एक जनजाति है, कहाँ की? तो मिजोरम मूल की, लेकिन रह कहाँ रही है? त्रिपुरा में। उससे संबंधित 38,000 ब्रू रियांग को पक्के मकान और आधार कार्ड दिया गया, राशन कार्ड दिया गया। ये पहली बार हुआ है। तो आपको बस इतना भी ध्यान रखेंगे इसमें, इस करंट अफेयर्स में, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ अन्य तथ्य जो है उसको हम यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिपुरा के राहत शिविर में रहने वाले ब्रू जनजाति के लोगों को फरवरी 2023 के त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में 26 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद मतदान का अधिकार मिला। ब्रू जनजाति मूलतः मिजोरम की रहने वाली है। इनमें से ज़्यादातर परिवार मामित और कोलासिबा जिले में बसे थे। 1995 की शुरुआत में ब्रू और रियांग बहुसंख्यक मिजो समुदाय के बीच मनमुटाव के कारण मिजोरम में जो दंगा हुआ, मिजो दंगा, उसमें इन्हें बाहरी समझा गया और इन्हें भगा दिया गया था। ये लोग त्रिपुरा में आकर बस गए थे। अब उन्हें जो है ये अधिकार दिया गया है और आयुष्मान कार्ड भी अब बनाए जाने का उसको भरोसा दिया गया है। तो आपको ये तथ्य याद रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। ये है करंट अफेयर्स, क्रिकेट में बेटियों का दम। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप पहली बार हो रहा था और इसमें भारत ने इस अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया है। कौन सा अंडर 19 एशिया कप? तो वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप। यहाँ पर आपको बता दें कि यह कप जो है कुआलालंपुर में हो रहा था। तो आगे इसके बारे में डिटेल्स में भी चर्चा कर दें, बता दें कि इनमें से किसने कितना रन मारा है। तो ओपनर जी त्रिशा के 47 गेंदों में 52 रन की मदद से भारत ने पहली बार अंडर 19 क्रिकेट महिला एशिया कप खिताब जीता है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ये किसको हरा कर जीता है। तो बांग्लादेश को हरा कर जीता है। कितने रनों से? 41 रनों से इसको हरा कर जीता है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, तो कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत कुवैत रणनीतिक साझेदार के राह पर बढ़ा, रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेगा भारत कुवैत को। और कुवैत ने, जिसके कि कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है, कुवैत ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपना प्रदान किया और इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये भी आपको ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये प्रदान किया। और इस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अभी तक पा चुके हैं। इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि
कुवैत के साथ जो है किस किस मुद्दों पर बात हुई, तो ये रक्षा सहयोग पर, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर, खेल क्षेत्र पर और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर। तो रक्षा सहयोग में प्रशिक्षण, कर्मी विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहाँ भेजना, साझा सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरण की आपूर्ति और अनुसंधान व विकास इस मुद्दे पर हुआ। उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच का आयोजन और संरक्षण की बात कही गई है। कब से कब? 2025 से 29 के बीच में ये आदान प्रदान पर मुख्य ध्यान रहेगा। वहीं खेल के क्षेत्र में 2025 से 28 के बीच कार्यक्रम पर बनी सहमति के तहत स्पोर्ट्स लीडर्स की यात्राएं होगी। खेल कार्यक्रमों में भागीदारी, खेल चिकित्सा प्रबंधन, मीडिया, खेल विज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान किया जाएगा। और कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक सदस्य बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको आगे भी बताते हैं। ये जो अभी बता रहे हैं ये है अमर उजाला से। अब देखिए दैनिक जागरण इसी तथ्य को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखता है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे? तो दैनिक जागरण लिखता है कि 43 साल बाद इस्लामिक देश कुवैत जाने वाले पहले भारतीय पीएम की बड़ी उपलब्धि। तो यहाँ एक तथ्य क्या आ गया कि 43 साल बाद जो है कोई पीएम यहाँ कुवैत गया। तो इसका मतलब 43 साल पूर्व जो है कौन सा पीएम गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंदिरा गांधी जो है वो गई थी कुवैत। उसके बाद आप देखते हैं कि 1991 में जो है कुवैत पर हमला कर देता है कौन? इराक। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं जाता है। लेकिन 43 साल बाद प्रधानमंत्री गए हैं और इनको जो है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्रदान भी किया गया है। और जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया कि विभिन्न क्षेत्रों में कुवैत और भारत के बीच सहयोग की बात भी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र ने बनाया रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक समिति। तो आपको यहाँ पर उस समिति का जो है अध्यक्ष या उस समिति का नाम याद रखना है। तो ये हैं रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। इनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाया गया है। और ये समिति इसलिए बनाया गया है कि आज जिस तरह पाकिस्तान और चीन से भारत को विभिन्न तरह का जो है सामना करना पड़ रहा है, वायु से संबंधित कभी ड्रोन आ जाता है और जिस तकनीक से के आधार पर चीन बढ़ रहा है वायु क्षेत्र में, उसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है। तो आप बस इतना ध्यान रखना है कि हाल ही में वायुसेना के लिए की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। किन के नेतृत्व में? तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये है खाड़ी देश से 8 गुना बढ़ा एफडीआई। प्रधानमंत्री अभी खाड़ी देश कुवैत गए हैं और कुवैत में जो है क्या हुआ है कि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी बैठक भी अगले साल होने वाली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा। अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी का अध्यक्ष कुवैत बनता है तो भारत के लिए एफडीआई और ज़्यादा आएगा भारत, और जिससे कि इकोनॉमी को बढ़ाने में फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर
ये बता दें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दैट मीन्स एफडीआई प्रवाह 12 वर्ष के दौरान 8 गुना बढ़ा है भारत में। 2000 से सितंबर 2023 तक इन देशों से भारत को 3.046 अरब डॉलर का एफडीआई मिला था। वहीं 2013 से सितंबर 2024 के दौरान यह बढ़कर 24.54 अरब डॉलर ये 5-4 अरब डॉलर ये हो गया है। तो ये तथ्य जो है आप जब देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना गुना 8 का करीब जो है 8 गुना बढ़ गया है एफडीआई। और ये एफडीआई बढ़ना ये चीज़ को संकेत करता है कि हम किस प्रकार जो है आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आज यहीं तक करंट अफेयर्स रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।